हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को। इसका नाम है रामाचंद्रन प्लॉट। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि पिछले कई सालों में जो मेरी टारगेट ऑडियंस है उनके एग्ज़ाम्स में लगातार पूछा जा रहा है। अगर मैं सिर्फ CSIR नेट GRF की बात करता हूँ तो लगातार ये पूछा जा रहा है। इवन लास्ट ईयर दिसंबर के अगर एग्ज़ाम की दिसंबर 2019 की बात करी जाए, जिसमें एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ था, वहाँ पर भी देखा जाए तो वहाँ पे दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आज हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को देखेंगे और ये टॉपिक लोगों को बहुत टिपिकल लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है। यहाँ पर इसमें कुछ भी बोलते, बहुत कुछ याद करने वाला है, इसमें कुछ भी याद करने वाला भी नहीं है। मुश्किल से ये वीडियो उम्मीद है कि 20 से 25 मिनट तक के जाने वाली है, तो उसमें से बस 1 से 1.5 मिनट का कुछ रहेगा सेक्शन जिसको आपको याद करना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। रामाचंद्रन प्लॉट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे पहले हम लोगों को पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में खूब अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, एक बहुत अच्छे से पेप्टाइड बॉन्ड को, तो आज हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड को कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। बस ये 3 ही 4 पॉइंट हैं जिनके थ्रू हम लोग देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड में कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, कुछ नई प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी, वो शायद आपने आज तक ना पढ़ा हो। देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आप लोग हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हो कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। जब 2 अमीनो एसिड्स आपस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं या 2 अमीनो एसिड्स आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उनके फ्यूज़न से क्या बन रहा है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से OH और इसका H दोनों मिल करके H2O के फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। -H2O मैंने इसीलिए दिखाया है, रिलीज़ हो जाता है और एक बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जान रहे हैं। यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, याद रखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो नया वाला बॉन्ड बना है वो ओमेगा, ठीक है, याद रखना क्योंकि अभी ये काम आने वाला है आगे। ठीक है, तो ओम से कुछ रिलेटेड है ओमेगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम लोगों ने कह दिया पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड के बारे में क्यों पढ़ा जा रहा है, ऐसा क्या खासियत है इस बॉन्ड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पर ये बॉन्ड कैसा है, प्लेनर है और कैसा है, रिजिड है। प्लेनर का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग ज्योमेट्री कभी या जीवन में पढ़ते रहेंगे आप लोग कि ज्योमेट्री क्या होती है, प्लेनर हो सकती है, जैसे स्क्वायर प्लेनर आप लोग बोलते हो, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हो। ठीक है, और या टेट्राइड्रल हो सकती है, ऑक्टाइड्रल हो सकती है। प्लेनर का मतलब होता है प्लेन पे, जैसे कि इस प्लेन पे। ठीक है, या मेरे अपने हाथ को भी हम लोग देख सकते हैं, ये प्लेन हो गया, इस प्लेन पे ये बॉन्ड क्या रहेगा, केवल प्लेन पे रहेगा। प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे, ऐसे कुछ नीचे या ऊपर, ठीक है, नहीं, कहाँ पे रहेगा बॉन्ड, प्लेन पे रहेगा। और बॉन्ड कैसा होता है, रिजिड होता है, रिजिड होता है। ठीक है, रिजिड होता है। क्वेश्चन आ रहा है क्यों होता है रिजिड। रिजिड ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, एक्सेप्ट प्रोलीन। तो प्रोलीन एक एक्सेप्शनल केस है, वो क्यों होता है उसको भी जान लेंगे बाद में। पहले यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो जान लें, फिर एक्सेप्शन भी जान लेंगे। ठीक है, तो प्रोलीन के केस को छोड़ करके बाकी सब कहीं भी देखने को मिलता है कि इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो बात आती है डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब ये हो रहा है कि इसके अंदर पाई कैरेक्टर जो होता है वो 40% होता है। ठीक है, मतलब ये जो मैंने सिंगल बॉन्ड दिखाया है, ऐसे जो मैंने रेड कलर से ये सिंगल बॉन्ड दिखाया है, ये सिंगल बॉन्ड जैसे ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इधर कुछ इससे नहीं मतलब है। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखने को मिल रहा है, इसमें इसके अलावा एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐसे देखने को मिल रहा है। वो कितना है, वो है 40% है। वाह, ये बात तो समझ में आ गई। अब बात समझना है कि ये क्यों है, 40% है तो क्यों है, उससे क्या हुआ। तो पहले तो जान लेते हैं 40% होने से होगा क्या, या पहले जान लेते हैं ये क्यों है। तो आप लोग जान लेते हैं कि डबल बॉन्ड जो बनता है, ठीक है, या ये जान लेते हैं कि यहाँ पर कंडीशन क्या है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये कार्बन जो है, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन और नाइट्रोजन दोनों अल्टरनेट मैनर में है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, रेजोनेंस को। ठीक है, रेजोनेंस आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे। रेजोनेंस क्या होता है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर के डीलोकेलाइजेशन से
एक इफेक्ट शो होता है जिसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रेजोनेंस। क्यों होता है ये रेजोनेंस? रेजोनेंस होता है जिस कंपाउंड में ये पाया जा रहा है इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, वो क्या करता है, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या होता है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर के डीलोकेलाइजेशन के इफेक्ट को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। क्यों होता है? स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। कब होता है? ठीक है, अब जानना है कब होता है। तो कब होता है? जब पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट मैनर में हो, या पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर अल्टरनेट मैनर में हो, या लोन पेयर और लोन पेयर अल्टरनेट मैनर में हो, तब रेजोनेंस देखने को मिलेगा। क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, सब चीज़ें देखना है। हम लोग जानने वाले कब होगा ये। कब होगा? जब पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट मैनर में हो, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अल्टरनेट मैनर में हो, या लोन पेयर अल्टरनेट मैनर में। ये तीन कंडीशन, इन कंडीशन में कोई भी कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो रेजोनेंस देखने को मिलेगा। एक रेजोनेंस का एक बड़ा स्पेशल सा एग्जांपल जो आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, कौन सा, बेंजीन के केस में। ठीक है, बेंजीन के केस में आप लोग रेजोनेंस पढ़ते आ रहे हो। ऐसे कुछ पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये देखिए पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, और ये सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, मतलब सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट मैनर में हो रहा है। ठीक है, और रेजोनेंस होने के बाद में यहाँ पर होता क्या है, रेजोनेंस होने के बाद में हुआ क्या, रेजोनेंस होने के बाद में कुछ ये देखने को मिला। क्या हुआ, जो पाई था, रेजोनेंस हो गया ऐसे कुछ, जो पाई था वो किस में चेंज हो गया, सिग्मा में, जो सिग्मा था वो किस में चेंज हो गया, पाई में। ठीक है, हुआ क्या, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हुआ। ठीक है, जिससे पाई सिग्मा में और सिग्मा पाई में चेंज हो जाता है। कुछ यही कंडीशन यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। वो क्या रहा है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर होता है। लोन पेयर किनके पास होता है, उसकी छोटी सी ट्रिक है, SPON, स्पॉन याद रखना। इनके पास लोन पेयर होता है जब ये अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी ना शो कर रहे हो। जनरली आपको अगर कोई एग्जांपल मिलेगा तो मैक्सिमम कोवैलेंसी नहीं होगी, अब वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दे लेते हैं, SPON के पास में लोन पेयर होता है। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं जिनके पास लोन पेयर होता है, लेकिन उनके अंदर डोनेशन की पोटेंशियल कम हो जाती है। ठीक है, तो SPON मतलब सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन चार एलिमेंट्स के पास देखने को क्या मिल रहा है कि इनके पास लोन पेयर है। तो यहाँ पर तो N है, N के पास एक लोन पेयर होता है। ठीक है, ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पर, ये लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, और लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, या पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर अल्टरनेट हो गया। जब अल्टरनेट हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हुआ। डीलोकेलाइजेशन से एक बॉन्ड बना, जिस बॉन्ड को बोलेंगे पाई बॉन्ड या पाई करेक्टर। हालांकि ये कंप्लीट नहीं होता है, कितना रहता है, केवल 40% होता है। ठीक है, तो 40% हो जाता है। ठीक, तो बना क्या कैसे, ये जान गए। अब एक बात और जान लेते हैं, एक्सेप्ट इन प्रोलीन का केस अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं यहाँ पर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लगभग 1.32 एंगस्ट्रॉम होती है। याद रहेगी तो याद रखना, नहीं याद रहेगी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन को आ सकता है। कंपैरिजन ये आ सकता है कि इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ और इसकी बॉन्ड लेंथ में किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो उसके लिए सिंपल सा आप ये याद रखिएगा कि अगर कोई दो एलिमेंट हैं, ठीक है, कोई दो एलिमेंट हम लोग ऐसे मान लेते हैं, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और अगर डबल बॉन्ड है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। किसी चीज़ को आप एक रस्सी से बांधोगे तो कम स्ट्रेंथ होगी, दो से बांधोगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आप इस तरह से जान रखिए, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। कैसे होगी, मान लेते हैं हम लोग बचपन में खूब मैग्नेट खेले हैं। ये मैग्नेट का कोई एक पॉजिटिव पोल हो गया और ये मैग्नेट का कोई एक निगेटिव पोल हो गया। ठीक है, इनको जितना पास आप लेकर के आओगे, जितना पास आप लेकर के आते होगे मैग्नेट को, उनके बीच में अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, और जितना दूर करोगे अट्रैक्शन कम होगा।
जितना पास लाओगे अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, मतलब वो उतना ज़्यादा एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी वहाँ पर। क्लियर? तो यहीं पर मैंने भी देखा कि यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का मतलब ये पता चल रहा है कि इनके बीच की दूरी कम है। क्लियर? और अगर दूरी कम है तो मतलब जो दूरी है उसी को तो बॉन्ड लेंथ कहते हैं, तो दूरी कम है मतलब बॉन्ड लेंथ कम है। ठीक है, अब जरा ध्यान दे लेते। हमने बोला कि यहाँ पे पाई करेक्टर 60% है, यहाँ पे पाई करेक्टर 0% है, यहाँ पे पाई करेक्टर 100% है। तो पाई करेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये वाला बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी? इसकी होगी, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। अभी मैंने बोला बॉन्ड लेंथ जितनी कम स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बहुत कम है तो स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। बहुत ध्यान से आपको सुनना और कुछ भी नहीं रटना है। कुछ लोगों को कहते हैं कि बायोलॉजी में तो सिर्फ रटना होता है, कुछ भी नहीं रटना होता। जो कुछ चीज़ें रटने वाली होती है उनके लिए ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं रटना है, आ जाती है। इस मिथ से बिल्कुल बाहर रहिएगा कि कुछ रटना भी पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इनके बीच में पाई करेक्टर बहुत ज़्यादा है। तो पाई करेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाने से क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ कम होगी। रटना है ही नहीं, 3 वैल्यू दी जाएंगी, मैचिंग करने को होगा कुछ तो आप बता देंगे। ठीक है, ऑप्शन होगा उसके थ्रू आप बता देंगे, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे पाई करेक्टर 40%, यहाँ पे 0%। तो यहाँ पे जब 40% है तो मतलब इसके कंपैरिजन में पाई करेक्टर कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो मतलब इसके कंपैरिजन में ये वाला बॉन्ड जो आपका ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, ये वीक होगा लेकिन इसके कंपैरिजन में स्ट्रांग होगा। मतलब अगर इनसे कंपेयर किया जाए तो ये स्ट्रांग होगा, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। किससे? इससे। ठीक है, खुद ही सोच लेना आप इस चीज़ को, थोड़ा सा इस चीज़ को सोचना भी है आपको। पॉज करिए, 1 मिनट सोचिए, 10 सेकंड सोचिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई? इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई? इस वाले बॉन्ड की, फिर इसकी। ठीक है, फिर इसकी, मतलब सबसे ज़्यादा इसकी, फिर उससे कम इसकी, फिर उससे कम इसकी। मान लेते हैं 100 एंगस्ट्रॉम इसकी है तो इसकी 90 रहेगी और इसकी कुछ 80 के आसपास आ जाएगी, मतलब कम। क्लियर? आ जाते हैं। तो अब बॉन्ड लेंथ की बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब ये पाई करेक्टर आ गया। पाई करेक्टर आ रहा है। पाई करेक्टर से हो क्या रहा है बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। पाई करेक्टर से हो क्या रहा है कि उसके अंदर रिजिडिटी आ जाती है। देख लेते हैं, जैसे कि ये एक एटम और ये एक एटम और ये दोनों, और ये बॉन्ड हो गया ब्लैक वाला। ठीक है, ये स्केच पेन जो मैंने लिया है बॉन्ड हो गया। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये खूब अच्छे से रोटेट हो रहा है। जितना आप चाहो आप लोग खुद करके देखिएगा। ठीक है, खूब अच्छे से रोटेट हो सकता है। कब? जब सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर इसी में आप एक और बॉन्ड लगा दीजिए पाई, तो यहाँ पे रोटेशन क्या होगा? उतना अच्छा नहीं होगा, बस अब इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। जबकि अगर हम लोग एक बॉन्ड गिरा दें तो देखो और ज़्यादा होने लगा। ठीक है, खुद करिएगा, समझ जाएंगे। तो पाई बॉन्ड होने के कारण क्या हो गया यहाँ पर? पाई बॉन्ड होने से यहाँ पर रोटेशन हो नहीं पा रहा है। मतलब रोटेशन नहीं हो पा रहा, मतलब रिजिड हो गया। रिजिड हो गया और एक प्लेन पे ही सेटल हो गया। इसलिए ये बॉन्ड प्लेनर है और ये बॉन्ड रिजिड है। रटना कुछ भी नहीं है, प्लेनर है, रिजिड है। क्यों है? क्योंकि 40% पाई करेक्टर है। क्यों है? क्योंकि पाई बॉन्ड और लोन पेयर अल्टरनेट मैनर में है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ को भी मैंने समझा दिया है। अब हम लोग को एक चीज़ और देखना है यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि इस बॉन्ड को हम लोग एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। एक्चुअली में पेप्टाइड का मतलब होता है, पेप का मतलब होता है प्रोटीन, पेप्टोन वगैरह का भी नाम सुनते होंगे। पेप प्रोटीन से आ रहा है, ठीक है, पेप्सिन। ठीक है, और आइड जो वर्ड आ रहा है वो एमाइड से आ रहा है। एक्चुअली में ये बॉन्ड अगर देखा जाए केमिस्ट्री के टर्म में तो ये बॉन्ड क्या है? एमाइड बॉन्ड है। एमाइड बॉन्ड क्या होता है? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, जो मेरी एक वीडियो से पहले मैंने पब्लिश की थी या अपलोड की थी, क्या था? अमीनो एसिड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन क्या होता है? जब कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो इस तरह के कार्बन को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। इस तरह के हम लोग कार्बन को कार्बोनिल कार्बन कह रहे हैं। और जब यही कार्बन अगर नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम लोग एमाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इस बॉन्ड को क्या कह रहे हैं? एमाइड बॉन्ड कह रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे और जो भी पेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है उसको खुद एक बार राइम करेंगे, या चाहे तो दोबारा भी सुन सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके राइमिंग करेंगे आगे की। ठीक है, अभी तक उम्मीद है कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा।
अभी तक कुछ भी रटने वाला मैंने नहीं बताया। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ रटना है तो उसका अलावा आपने ध्यान से नहीं सुना है, आप इसको फिर से सुनिए। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग इस टॉपिक में फर्दर मूव करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है। पहले ये कोई एक अमीनो एसिड थी और ये भी कोई एक अमीनो एसिड है। ठीक है, इन दोनों के फ्यूज़ होने से क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, जिस बॉन्ड को हमने रेड कलर से दिखा है इसको क्या बोल रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखना है, दो अमीनो एसिड के फ्यूज होने से पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। ओम की उत्पत्ति हो रही है, सावन चल रहा है, दूसरा दिन है सावन का, ओम कुछ वर्ड आ गया यहाँ पर। याद रखने का तरीका है कि पेप्टाइड बॉन्ड को ओम से लेबल कर रहा है। ठीक है, अब इस पेप्टाइड बॉन्ड में, पेप्टाइड बॉन्ड से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये पेप्टाइड बॉन्ड में ये कार्बन हो गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड का ही पार्ट हो गया ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये नाइट्रोजन पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस कार्बन से या इस कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली जो भी कार्बन जुड़ा है, इस कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली जो भी कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन को हम लोग कह रहे हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हुए अल्फा कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके बाद अगर साइड में देखें तो यार है, आर में भी कोई एल्काइल ग्रुप होगा, कार्बन होगा, बीटा, डेल्टा। ठीक है, ऐसे कहते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक चीज़ प्रूफ कर लिया है कि ओमेगा कार्बन में रोटेशन नहीं होता क्योंकि इसमें पाई करेक्टर ज़्यादा होता है। पाई करेक्टर होने के कारण इसके अंदर रोटेशन देखने को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब इनमें देखें, इनमें तो रोटेशन होगा भाई, क्यों, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी रोटेशन होगा, सॉरी इसमें भी रोटेशन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सिग्मा करेक्टर है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात समझते हैं कि इस बॉन्ड को हम लोगों ने क्या कहा, सी और सी या कार्बोनिल कार्बन या सीसी बोलते हैं सिंपल। सीसी के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सी सी साई। क्या बोल रहे हैं, सी और कार्बोनिल के बीच में पाए जाने वाले बॉन्ड को हम लोगों ने क्या बोल दिया, कार्बोनिल कार्बन के बीच में पाए हुए बॉन्ड को क्या बोल दिया हमने, सी अल्फा। क्या बोल दिया गया यहाँ पर, साई। याद रखना, क्वेश्चन आया डायरेक्ट इससे, बहुत आसान सा। सी सी के बीच में साई, ठीक है, सी अल्फा सी के बीच में साई। अच्छा, दूसरा कार्बोनिल और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, तो कार्बोनिल और नाइट्रोजन के बीच में अभी हमने बोला है एमाइड बॉन्ड पाया जा रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जा रहा है, जिसको हम लोग क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओमेगा। ठीक, दूसरा नाइट्रोजन और सी अल्फा के बीच में जो बॉन्ड है उसका क्या नाम दिया गया, नाइट्रोजन और सी अल्फा के बीच में जो बॉन्ड आ रहा है उसको हम लोगों ने क्या बोला गया, फाई बोल दिया। क्या बोला, फाई। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा, यहाँ पे रोटेशन होगा, यहाँ पे रोटेशन होगा। होगा क्यों होगा भाई, क्यों रोटेशन करेगा ये, तो रोटेशन इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये एक एल्काइल ग्रुप है, ये भी एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, बना करके देख लेते हैं हम लोग, सी कार्बन यहाँ पे अच्छे से बना कर देख लेते हैं, एन एच एच और एच प्लस चार्ज आ गया यहाँ पर। ठीक है, वो कैसे आता हो आगे वीडियो में जानेंगे भी हम लोग। कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, आर और सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एन एच सी एच। ठीक है, बहुत आसान होने वाला है आपके लिए टॉपिक, बस ध्यान से सुनना है और एक बार में अगर नहीं आ रहा समझ में तो 2 से 3 बार आप लोग देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ध्यान देना है बस आपको। जल्दी से लेबलिंग कर लेते हैं हम लोग। लेबलिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सी और इसके बीच में क्या पाया जा रहा है, ये है पेप्टाइड बॉन्ड आपका, जिसको हम लोगों ने बोला ओमेगा, और यहाँ पे रोटेशन होता नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका सी सी साई, अभी से हमेशा पढ़ रहे हैं, सी सी साई हो गया, साई बाबा वाला साई, एन सी फाई, एन सी फाई, साई बाबा भी है, ओम भी है, सब है, तो अब तो टॉपिक समझ में आना ही आना है भाई। ठीक है, एन सी आपका हो गया क्या, फाई, और सी सी क्या हो गया, साई हो गया। हमने बोला कि इनमें रोटेशन होगा, बात आती है क्यों होगा, क्यों होगा, तो मान लेते हैं आर ग्रुप है, ये भी आर ग्रुप है। ठीक है, आर ग्रुप मतलब कोई एल्काइल ग्रुप, मान लेते हैं आर ग्रुप में क्या है यहाँ पर,
आर ग्रुप में हमने मान लिया यहाँ पे CH3 ग्रुप है, क्या है भाई CH3। ये आर ग्रुप में क्या है, कुछ भी ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं या C2H5 ले लेते हैं, चलो कुछ अलग कर देते हैं। अलग अलग अमीनो एसिड्स का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे ये अलग अलग कौन कौन सी है। अब देखो, अगर आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं। ये CH3 अगर है तो CH3 के पास अपने खुद के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन है तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स। ये 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी C2H5 है, तो C2H5 के बाद कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 C हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन और 5 हाइड्रोजन हो गए 17 इलेक्ट्रॉन, तो इनका भी अपना क्लाउड हो गया। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्यों रिपल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी खूब सारा माइनस चार्ज है और यहाँ पर भी खूब सारा माइनस चार्ज है। और अभी हम लोगों ने देखा कि मैग्नेट में जब आप लोग क्या करेंगे, कोई भी मैग्नेट, अभी आप लोग मैग्नेट को खूब खेलते होंगे, ऐसे बढ़िया छोटे में खेलते रहे होंगे, ठीक है। PUBG वगैरह नहीं चलता था तब, तो ये पास जितना पास लाते जा रहे थे तब क्या कर रहे थे, उतना अट्रैक्ट हो रहे थे। जब मैग्नेट का ये अलग पोल है, ये अलग पोल है, साउथ नॉर्थ पोल है, जितना पास ला रहे थे उतना अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन आप लोग देख रहे थे कि अरे ये तो मैग्नेट जब हम लोग सेम पोल पर ला रहे हैं, साउथ ला रहे हैं, तो रिपल कर रहा है, बहुत पास लाने पर रिपल कर रहा है, बहुत पास ला ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कब, जब सेम पोल था, सेम पोल है, निगेटिव पोल, जब दोनों जगह पे निगेटिव पोल है तो क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये कहेंगे तुम इधर जाओ, ये कहेंगे तुम खुद इधर जाओ, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। जब दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो ये दूर भागेंगे। रिपल्सन से होता क्या, एक बात और कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, रिपल्सन क्या करता है, रिपल्सन स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, और हर कोई स्टेबिलिटी के लिए परेशान है, आप भी परेशान हो भाई स्टेबिलिटी आ जाए, वैसे ये भी परेशान रहते स्टेबिलिटी आ जाए कोई तरह से जीवन में इनके। तो स्टेबिलिटी आने के लिए मैंने बोला रिपल्सन, जितना पास आएंगे उतना ज़्यादा रिपल्सन, जितना ज़्यादा रिपल्सन उतनी कम स्टेबिलिटी। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो रिपल्सन घटाना है, तो रिपल्सन घटाने के लिए इनके बीच की दूरी को कम करना है। इनके बीच की दूरी को कम करने के लिए मतलब ये C2H5 महोदय इनको ऐसे पकड़ के इधर कर दिया जाए। ये C2H5 है, ये कैप को C2H5 मान लो ना, बड़ा आसान हो गया। तो कैप को C2H5 मान लिया गया और इसको हम लोग H मान लिया, और ये मेरी फिंगर क्या हो गई, कार्बन हो गई, ठीक है। तो ये क्या चाहते हैं कि C2H5 इधर चला जाए। अब जब C2H5 मान लेते हैं ये वाला जो है हिस्सा इधर आ जाएगा, तो दूरी देखिए कितनी ज़्यादा होगी। जब दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो रिपल्सन कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। तो इसलिए ये रोटेट करते हैं। रोटेट क्यों कर रहे हैं, रिपल्सन के कारण कर रहे हैं। उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा रोटेट कर जाएंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अब ये नहीं कि मैक्सिमम रिपल्सन के लिए उसके पीछे और भी बहुत सारी थ्योरीज है, VSEPR थ्योरीज है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी वगैरह भी है। उतना डीप नहीं जानना है, उतना ज़्यादा एग्जाम से रेलिवेंट नहीं है अभी, ठीक है। क्वेश्चन उतना ही पढ़ना है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये इधर से इधर की ओर रोटेट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं अब हम लोग। तो ये रोटेशन होता है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि नॉर्मली पेप्टाइड्स बॉन्ड आर इन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मतलब ये रोटेशन, अब देखो बात यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं। इसको भी हम लोगों ने काई बोला था वहाँ पर, इस वाले साइड वाला बॉन्ड है, इसको हम लोगों ने काई बोला था। साइड में काई लगी हुई है भाई, साइड में काई बॉन्ड है, ठीक है। तो रोटेशन ये काई बॉन्ड में नहीं हो रहा है, ध्यान दो। ये जो है ये देखिए कार्बन, अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये CH3 में क्या होगा, ये CH3 ऐसे लिखा हुआ है, इमेजिन कर लेते हैं, ये CH3 ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हो जाएगा, क्लाउड तो वहीं रहेगा। तो रोटेशन इस काई बॉन्ड में नहीं हो रहा, रोटेशन किस में होगा, इसमें होगा, ठीक है। रोटेशन इसमें होगा। इमेजिन करो जब ये रोटेट होगा तो हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और CH3 ऊपर चला जाएगा। या यही चीज़ इसमें देख लेते हैं, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा और C2H5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, अब ये इस बॉन्ड को हम लोगों ने क्या, इस कार्बन को क्या बोला था, अल्फा, इस कार्बन को क्या बोला था, अल्फा, ठीक है। तो वो क्या रहा है कि नॉर्मली पेप्टाइड्स आर प्रेजेंट इन ट्रांसफॉर्म। पेप्टाइड्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ट्रांसफॉर्म में पाए जाते हैं। कितना % देखा गया है, 99.95% देखने को देखा गया है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये प्लेन है,
ये प्लेन ऐसा भी हो सकता है, ये प्लेन ऐसा भी हो सकता है। आपकी घर की जो वॉल है वो भी प्लेन है और जो फर्श है वो भी प्लेन है, क्या दिक्कत है? फर्श ऐसे है, वॉल ऐसे है, ठीक है, दोनों प्लेन है, तो प्लेन ऐसा हो सकता है। मान लेते हैं प्लेन है। अगर प्लेन पे सी अल्फ़ा, एक सी अल्फ़ा यहाँ और दूसरा सी अल्फ़ा यहाँ, दोनों एक ही प्लेन पे पाए जा रहे हो, ठीक है, तो जब दोनों सी अल्फ़ा एक ही प्लेन पे पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो सिस फॉर्म है। व्हेन टू सी अल्फ़ा एग्जिस्ट अपॉन द सेम प्लेन, देन सच टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड सिस कॉन्फिगरेशन। वेयर एज व्हेन वन सी अल्फ़ा प्रेजेंट इन वन प्लेन एंड अदर सी अल्फ़ा प्रेजेंट इन अनदर प्लेन, ये अपोजिट प्लेन, दो ही प्लेन हो सकते हैं, एक इधर हो और दूसरा अपोजिट प्लेन पे हो, अब इधर वाले प्लेन पे आ गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। बड़ा आसान है ये भी, ठीक है, सिस और ट्रांस आप समझ गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं सिस और ट्रांस होने से हो क्या रहा है। तो सिस और ट्रांस होने से क्या हो रहा है देख लेते हैं जरा सा। ये मान लेते हैं ये चेन है कार्बन की, ऐसे ऐसा कुछ भी कार्बन की एक चेन हो गई, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक आर ग्रुप, अब सिर्फ सारा खेल जो है रोटेशन में वो आर ग्रुप का है, इसलिए आर ग्रुप को लेकर चलते हैं। ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन, ये नाइट्रोजन और ये फिर से एक अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, ये कार्बोनिल कार्बन, ये नाइट्रोजन और ये फिर से अल्फ़ा कार्बन, और मान लेते हैं ये अल्फ़ा कार्बन भी यहाँ हो गया आर। तो ये जब दोनों आर सामने सामने हुए, मतलब दोनों एक ही प्लेन पे हुए, ये अल्फ़ा कार्बन और ये अल्फ़ा कार्बन एक ही प्लेन पे होंगे, तो दोनों का आर ग्रुप क्या होगा? बहुत पास आ जाएगा। बहुत पास आने से पुरानी कहानी पढ़ लिया आपने अभी, रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों कम होगी ये भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वही वो ऐसे ऐसे कुछ डांस वाला किया जाता है, वही चीज़ है कुछ। अगर हम इसको ऐसे प्रेस करें, फोल्ड करें, तो फोल्ड करने से क्या होगा कि ये आर ग्रुप एक दूसरे को रिपल्ट करेगा और फोल्डिंग हो नहीं पाएगी। और आप लोग पढ़ते होंगे कि प्रोटीन की फोल्डिंग क्यों होती है? उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो ये फोल्डिंग प्रॉपर हो नहीं पाएगी, और फोल्डिंग प्रॉपर हो नहीं पाएगी तो स्टेबिलिटी होगी नहीं। लेकिन अगर हम लोग माने कि ये आर ग्रुप भैया यहाँ से हटा दिया गया, ये आला आर ग्रुप, मतलब ये सी जो हो गया दूसरे प्लेन पे आ गया, जो सी यहाँ पे था अब ये सी यहाँ चला गया, तो अब ये आर ग्रुप, ये आर ग्रुप कैप को आर मारना है हमेशा से, ये आर यहाँ पे था अब ये यहाँ पे जाने के कारण यहाँ आ गया, तो मतलब ये आर यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये आर ग्रुप यहाँ आ जाने से क्या होगा? इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, रिपल्सन घट जाएगा। रिपल्सन दूरी से क्या हो रहा है? दूरी जितनी ज़्यादा ले जाओगे, आप लोग मैग्नेट वाला हमेशा से खेल रहे हो, सेम पोल पे है, जितना पास ला रहे हो रिपल्सन उतना ज़्यादा है, जितना दूर ला रहे हो रिपल्सन उतना कम। तो दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो रिपल्सन उतना कम हो गया, रिपल्सन उतना कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। देख लेते हैं। अब अगर इनको फोल्ड करेंगे तो ये आर यहाँ है, ये आर यहाँ है। इमेजिन करो ना, खुद थोड़ा सा इमेजिन भी करना, सोचना भी है आपको, ठीक है, सोचना भी है। तो ये जितना पास पास आप इनको लेकर के आओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना बड़ा है, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करने की फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ट्रांसफॉर्म में देखने को मिलता है। किस लिए होता है? फॉर द ईज़ ऑफ फोल्डिंग। वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, आप लोग रुक करके भी देख सकते हैं, और ध्यान से देखना है। बड़ा आप लोगों ने इरादा बना लिया है कि जीआरएफ निकालना ही है भाई, तो काम बड़ा है तो समय भी ज़्यादा देना ही होगा, ठीक है। फॉर द ईज़ ऑफ फोल्डिंग। प्रोलीन के केस में जो होता है वो ट्रांसफॉर्म जो है वो 4:1 के रेशियो में है। प्रोलीन कुछ नया कहानी कर रहा है, इससे पहले भी प्रोलीन ने कुछ डिस्टर्ब किया था, तो अभी हम लोग प्रोलीन को इनकाउंटर कर ही लेंगे यहाँ पे। तो प्रोलीन क्या है? 4:1 के रेशियो, मतलब 80%। यहाँ पे 80% ट्रांस देखने को मिलेगा, ठीक है, और 20% सिस देखने को मिलेगा। ऐसा प्रोलीन क्यों कर रहा है बार बार? ठीक है, तो प्रोलीन कुछ स्पेशल है, और प्रोलीन क्यों स्पेशल है वो मैं अभी तुरंत बता दूंगा। इसके अलावा और भी अलग अलग अमीनो एसिड्स भी स्पेशल है, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल देख लेते हैं। प्रोलीन क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्म में पाया जा रहा है, दैट इज़ 4:1 के रेशियो में है यहाँ पर, मतलब ट्रांसफॉर्म यहाँ पे पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। कितना? 80% है। नॉर्मली कितना है? 99.95%, लगभग 100% ही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है? खुद राइम करिए। प्रोलीन में क्यों होती है वो मैं बताने जा रहा हूँ।
इससे हो क्या रहा है, क्योंकि बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड डू नॉट हैव डबल बॉन्ड करेक्टर। अरे बहुत बड़ी बात आ गई, अभी तक तो सारा खेला चल रहा था कि पेप्टाइड बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड करेक्टर था, जिसके कारण ओमेगा रोटेट ही नहीं हो रहा था। ठीक है, अब ये तो नई बात आ रही है। अब ध्यान देना यहाँ पर प्रोलिन पे ऐसा क्या है कि भाई ये डबल बॉन्ड करेक्टर शो कर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसके लिए हम लोग प्रोलिन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। इसके लिए हम लोग एक बार प्रोलिन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी उसका एक ही दिन के अंदर मेरे 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। उतना मैंने नहीं उम्मीद करी थी। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और खूब सारा वीडियो को शेयर करते रहिए। देखते हैं प्रोलिन के स्ट्रक्चर को। और नॉर्मल जो पेप्टाइड, इससे पहले हम लोगों ने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था उसी के हिसाब से बनाते हैं। तो देखा, ये अल्फा कार्बन, इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गई, एक वैलेंसी कार्बोनेट आयन से सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, या कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हो। ठीक है, कार्बोनेट नहीं बोलना, सॉरी, कार्बोक्सिलेट बोलना है। कार्बोनेट बोलते हैं CO3 होता था। ठीक है, और इसकी तीसरी वैलेंसी जो हो गई वो सेटिस्फाई हो गई अमोनियम ग्रुप से NH2 पे प्लस चार्ज। ये चार्ज कहाँ से आ रहा है सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, और इसकी जो चौथी वैलेंसी थी वो सेटिस्फाई हो रही है किसी साइड चेन से। अब एक्चुअली में होता क्या है प्रोलिन महाराज के केस में कि इसकी जो साइड चेन है और ये जो अमोनियम है ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाता है। ये नाइट्रोजन ग्रुप और साइड चेन फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर के एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ऐसे। और ये हो गया प्रोलिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हर पॉइंटेड स्ट्रक्चर पे हम लोग हर जगह पे CH2 मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं, होता है भैया, होता है CH2। ठीक है, CH2 हो गया, ये हो गया प्रोलिन। ठीक है, तो ये कुछ अलग हो गया। जितने भी अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड्स है उसमें साइड चेन अलग है, इसमें रिंग बन गई। अच्छा, रिंग मैंने पढ़ाया था वाइफ में भी था, वाइफ माता थी उनमें भी रिंग था, WYF। ठीक है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिलएलानिन, इसमें भी रिंग है। लेकिन इसमें रिंग जो साइड चेन है उससे हट करके रिंग है। मतलब ये जो साइड चेन आ रही है वहाँ पे कहीं रिंग है, मतलब ये जो साइड चेन है यहाँ पे कहीं रिंग है। मतलब नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो फ्री है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन इसी से जुड़ जा रहा है। इसी से जुड़ जाने के कारण जो पाई बॉन्ड करेक्टर है वो नहीं होता है। ठीक है, 100% नहीं होता है, या बोल सकते हो कि बहुत ही कम होता है। फजान रूल पे अब हम नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर एक फजान रूल भी हो रहता है तो उस पर नहीं जा रहे हैं इस समय। ठीक है, बोल सकते हो बहुत ही कम या लीस्ट होता है इसके अंदर पाई बॉन्ड करेक्टर। इसलिए प्रोलिन जो हो गया एक स्पेशल हो गया। ठीक है, जो आपका रामाचंद्रन प्लॉट है उसमें प्रोलिन और ग्लाइसिन बहुत ही स्पेशल करेक्टर शो करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोलिन क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म आपने देख लिया। ठीक है, 80% यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रहता है, बाकी हर कहीं पे 99.95% रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि पाई बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, क्या होता है जान गए, क्यों होता है जान गए, उससे होगा क्या ये भी जान लेते हैं। ये इस तरह से जानते हैं कि अब जब प्रोलिन जहाँ पे जितना ज़्यादा होगी वो रामाचंद्रन प्लॉट के एरिया को कम से कम कवर करेगी। अब रामाचंद्रन प्लॉट में आ चुके हैं, ये रामाचंद्रन प्लॉट ही चल रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड अब नहीं चल रहा है। ठीक है, बीते 15-20 मिनट से हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट पे ही आ चुके हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दे लेते हैं। अब दूसरी चीज़ हम लोग बात जान लेते हैं कि अब जब ये रोटेट करेंगे, ठीक है, रोटेशन तो समझ गए, रोटेशन समझ रहे हैं। रोटेशन होने से क्या हो रहा है, जैसे ये साई हो गया और ये फाई बॉन्ड रोटेट करता है। साई फाई रोटेट कैसे करेगा, मान लेते हैं साई बॉन्ड है। ठीक है, और ये आपका हो गया R ग्रुप, तो ये रोटेट करेगा ऐसे, मतलब यहाँ से यहाँ कितना डिग्री, 180 डिग्री, या ठीक है, या यहाँ पे था और रोटेट, या यहाँ पे पहले से ही था और यहाँ से यहाँ आ गया, कितना रोटेट किया, 180 डिग्री। लेकिन दोनों में अलग अलग अंतर आया। अंतर यह आया कि पहले केस में 180 डिग्री जो था वो क्लॉकवाइज था, या दूसरे केस में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। तो ये क्लॉकवाइज भी रोटेशन हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, क्लॉकवाइज भी रोटेशन हो सकता है। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेशन भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, लीवो रोटेशन भी हो सकता है। जब ये क्लॉकवाइज होगा, जब ये क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा, CW होगा, तो रोटेशन को हम लोग दिखाएंगे प्लस डिग्री में, पॉजिटिव वैल्यू आएगी रोटेशन की।
और जब यही एंटी क्लॉक होगा या लीवर रोटेशन होगा, एंटी क्लॉक वाइज होगा, तो हम लोग रोटेशन को किस में दिखा देंगे भाई, माइनस वाले में दिखा देंगे। ठीक है, बस यही है। अब दोनों का हम लोग देख लेते हैं। साई, अगर यही चीज़ प्लस क्लॉकवाइज है तो साई की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, अगर यही माइनस है या एंटी क्लॉकवाइज है तो साई की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में। ऐसे ही फाई के केस में भी हो गया, तो फाई के केस में भी क्या हो रहा है, प्लस में हो सकता है और माइनस किक में भी हो सकता है, दोनों में देखने को मिल सकता है। अच्छा, कुछ चीज़ें और हम लोग देख लेते हैं। हुआ क्या यहाँ पे हमको पता ही चला कि साई जो है, साई वो दो तरह का वैल्यू शो करेगा, प्लस और माइनस, और फाई भी भैया कहीं से पीछे नहीं है, वो भी यही काम करेंगे, वो भी प्लस और माइनस की बात ही कर रहा है। ठीक, वो भी क्या कर रहे हैं, प्लस और माइनस शो कर रहे हैं। तो मतलब साई प्लस माइनस और कितना शो कर सकते हैं, प्लस 180 से माइनस 180। ठीक है, और फाई क्या है, प्लस 180 से वो भी माइनस 180 तक शो कर सकता है, करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कोशिश क्या करेगा, मैक्सिमम दूरी रखे, मैक्सिमम दूरी रखने के लिए स्टेबिलिटी, मैक्सिमम दूरी रख करके स्टेबिलिटी को बढ़ाए। ठीक है, तो साई की वैल्यू -30 से लेकर के साई की वैल्यू -30 तक, मतलब 0 से -30 तक। ठीक है, 0 से -30 तक ये ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और फाई की वैल्यू 0 से +60 तक। हम लोग हमेशा साई फाई की बात कर रहे हैं, फाई साई नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूजन हो जाती है। आप रट के गए हो साई की वैल्यू और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि वो फाई की तो नहीं थी, तो ऐसा कुछ नहीं हो, वो ऑप्शन भी ऐसा अपोज करके देंगे, है ना। तो ध्यान दे लेते हैं। साई फाई मूवीज़ होती हैं कुछ। ठीक है, चलिए देखते हैं। साई फाई ही बात होगी हमेशा। तो साई -30 से 5 की +60, अब ये समझने वाले हैं बहुत जल्दी ही। ठीक है, साई फाई क्या है, तो साई -30 से 5 + 60 तक के एरिया फॉरबिडन है। फॉरबिडन मतलब इतना रोटेशन शो करने वाली कोई प्रोटीन होती नहीं है। और ग्लाइसिन क्या कर रहा है, रामाचंद्रन प्लॉट को 45% एरिया कवर कर रहा है। ग्लाइसिन भी मैंने बोला स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, इनकी साइड चेन फ्यूज हो गई और ग्लाइसिन में साइड चेन है ही नहीं। बाकी सबके अंदर साइड चेन है, वो अलग अलग करेक्टर शो कर रही है, लेकिन ये दो तो बिल्कुल अलग कहानी रच रहे हैं कि इनकी साइड चेन तो नाइट्रोजनस फ्यूज हो गई और ग्लाइसिन के केस में साइड चेन है ही नहीं। ठीक है, तो ग्लाइसिन क्या चल रहा है, रामाचंद्रन प्लॉट में 45% एरिया कवर कर लेता है। मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। रामाचंद्रन प्लॉट का जो एरिया है वो 100 किलोमीटर स्क्वायर है, तो ग्लाइसिन कितना एरिया कवर कर सकता है, अकेले 45% एरिया कवर कर 45 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकता है। और अगर स्ट्रेस कंडीशन हो या एक्सट्रीम कंडीशन हो तो ये 61% एरिया तक कवर कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं रामाचंद्रन प्लॉट पे, और बहुत आसान। आना क्या है सब समझ चुके हो आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं रामाचंद्रन प्लॉट पे। रामाचंद्रन प्लॉट का अब हम लोगों ने लगभग 90% पोर्शन कवर कर लिया है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, तो 90% सुन करके भागना नहीं, क्योंकि 10% जो है उसके बिना वो 90% अधूरा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने बिल्कुल सीख लिया है कि साई वैल्यू प्लस साई की वैल्यू क्या हो सकती है। अभी हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से सीखा, साई की वैल्यू प्लस और माइनस में हो सकती है। कितना हो सकता है, 180 हो सकता है, होता नहीं है, -180। ऐसे ही साई फाई की बात करते हैं हम लोग, फाई में भी यही कहानी है, +180 से -180 डिग्री हो सकता है, होगा कि नहीं होगा वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड है। ठीक, तो रामाचंद्रन ने क्या किया, 2 लाइन खींची बस। ठीक है, उन्होंने अलग अलग तरह की प्रोटीन्स की स्टडी करी और उनके साई फाई वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग एक ग्राफ बना दिया, एक प्लॉट बना दिया, और उस प्लॉट में बता दिया कि वो पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन का स्ट्रक्चर या पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन कहाँ पर उस ग्राफ में पाई जाएगी, जिससे उसकी स्टडी आसान हो गई, जिससे उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, या वो कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है, वो इसकी हमको साई फाई वैल्यू पता चल गई। अब हमको पता करना है कि वो किससे रेलिवेंस शो कर रहा है। मान लेते हैं किसी की साई फाई वैल्यू जो है वो पॉलीप्रोलिन और कोलेजन से बहुत ही सिमिलर है, तो मतलब उसी के कहीं बीच में पड़ेगा वो। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ उसी के बीच में होंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है रिपल्सन पर डिपेंड करता है, रिपल्सन से स्टेबिलिटी होती है और स्टेबिलिटी से उसकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है। कोई प्रोटीन बहुत ज़्यादा स्टेबल, जैसे आप लोग देखते हो थर्मोस्टेबल की बात कर लेते हैं, टैग पॉलीमरेज की आप लोग बात करते हो, टैग पॉलीमरेज ज़्यादा स्टेबल हो गया, नॉर्मल प्रोटीन कम स्टेबल हो गई, है ना। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी फोल्डिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है। फोल्डिंग किस पे डिपेंड कर रही है, उसके रिपल्सन पे डिपेंड कर रही है। सोचना भी बहुत कुछ है, सिर्फ
आपको कॉन्सेप्ट को, सिलेबस को पढ़ते ही नहीं रहना, आपको उसको सोचना भी है। 1 घंटा पढ़ा है तो 10-15 मिनट उस टॉपिक को सोचिए। वो सोचना आपके पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। तो 2 लाइन खींची उन्होंने, 1 लाइन ऐसे खींच दी। अब इधर ध्यान नहीं देना, ये सब तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, और इस लाइन को या इस एक्सिस को उन्होंने बोल दिया साई एक्सिस, सॉरी क्या बोल दिया, फाई एक्सिस। और जो साइड में लाइन खींची, ये देखिए साइड में साई, रटना नहीं है, साइड में साई। ठीक है, साइड में साई, और ये जो है वो फाई है। इसके मिड पॉइंट को इन्होंने बोल दिया ये 0 है, क्या है, 0 डिग्री है। और इसके मिड पॉइंट को भी उन्होंने बोल दिया ये क्या है, ये 0 डिग्री है। मिड पॉइंट से राइट साइड में बोला जा रहा है प्लस है, कितना है, एक्सट्रीम लिमिट 180 डिग्री। ठीक है, मिड पॉइंट से लेफ्ट में माइनस है, कितना है एक्सट्रीम लिमिट, -180। मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ प्लस, ऊपर जा रहे प्लस में ना, प्लस 180 डिग्री। मिड पॉइंट से नीचे की तरफ -180 डिग्री लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया, इस लाइन को ऐसे या ऐसे पूरा खींच लेते हैं, बना लेते हैं बेहतरीन, ये देखिए, और इस लाइन को ऐसे रन करा दिया, जिससे हमें 4 क्वाड्रेंट मिल गए। ठीक है, और इसके बेस पे उन्होंने कोई एक प्रोटीन की एनालिसिस करी। मान लेते कोई एक प्रोटीन थी, अभी उधर कुछ भी नहीं ध्यान देना है, इधर देखना। मान लेते कोई एक प्रोटीन थी, उसके साई-फाई एंड डायहेड्रल एंगल्स को चेक किया। अच्छा, आप लोग एक चीज़ आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, केवल एक ही क्वेश्चन है आज के लिए, कि ये कैसे चेक करते हैं, कौन सी वो टेक्नोलॉजी, कौन सी वो टूल है जिसके थ्रू डायहेड्रल एंगल्स वगैरह का पता किया जा रहा है, उसके स्ट्रक्चर को पता किया जा रहा है। ठीक है, करंट में कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो उसको कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कोई प्रोटीन है, उसकी साई एंगल जो है वो -10 है। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। ये -160 हो गई, ये -120 हो गया, और ये -60 हो गया। ऐसे ये +60 हो गया, ये +120 हो गया। इधर मूव कर लेते हैं, ये +60 हो गया, ऊपर बढ़ रहा है ना, +120 हो गया, और ये -60 हो गया, और ये -120 हो गया। क्लियर। मान लेते हैं कि कोई एक अमीनो एसिड है या प्रोटीन है, सॉरी अमीनो एसिड नहीं, कोई एक प्रोटीन है जिसका साई एंगल या फाई एंगल जो है वो -10 में है। तो फाई एंगल इमेजिन करो, मैंने मान लिया फाई एंगल दिया है -10, और साई एंगल भी -10 है। चलो अच्छा, साई एंगल भी -10 ही मान लेते हैं, तो साई एंगल भी -10। अब सोचो, ये हाइपोथेटिकल प्रोटीन लिया मैंने, अब बताओ ये कहाँ पाया जाएगा। तो अब साई एंगल देखिए 0 से 60 के बीच में, तो ये 60 हो गया, ये 10, 30, 40, 50, 60 हो गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये यहाँ पे है कहीं, इस वाले पॉइंट पे होगा कहीं। ठीक है, मतलब साई एंगल जो है वो यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे मान लेते हैं, सॉरी ये नहीं मानेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे। और फाई एंगल -10 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। दोनों लाइन को मिला देते हैं। ये ऐसे रन कर रही है ना, इसका जो 0 डिग्री ऐसे रन कर रहा है, तो इसको ऐसे से रन कराओ, और ये ऊपर क्यों रन कर रहा है, इसको ऐसे से रन कराओ, जहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे कट कर रहा है। तो भाई ये प्रोटीन कहाँ पाई जाएगी, यहाँ पाई जाएगी। अगर रामाचंद्रन प्लॉट में कोई प्रोटीन यहाँ पे दिखाई गई है, तो उसका साई एंगल -10 है, फाई एंगल भी -10 है। मान लेते कोई प्रोटीन ऐसे आँख बंद करके यहाँ रख दिया मैंने, देखो भाई कहाँ गिरा, यहाँ पे गिरा कहीं, ये यहाँ पे गिरा। क्या करना है, इसको ऐसे लाइन लानी है और ऐसे लाइन लानी है, यहाँ पे चेक कर लो। ये कितना हो गया, 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री आ रहा है इसका क्या, साई एंगल। और किस में आ रहा है, माइनस में कि प्लस में, बिलो द प्लेन है, या 0 डिग्री के नीचे आ रहा है तो माइनस में आ रहा है। माइनस कितना, -90 आ रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर देख लो भैया, यहाँ पर अगर लिख रहे तो 120 और 60, लेकिन ये थोड़ा इधर ही है, 120 से थोड़ा कम ही, या बोल सकते हो ज़्यादा आ रहा है माइनस में, तो
फाइव कितना हो रहा है 140 कुछ मान लेते हैं, 130 ओवरऑल 120 से 180 के बीच में, ठीक है। कोई इतना कैलिब्रेटेड इंडेक्स यहाँ पे नहीं बनाई जा रही है, आपको समझना है खाली वो बात को। तो ये कितना हो जा रहा है 1 माइनस कितना हो जा रहा है 130 डिग्री, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं, अब आ जाते हैं रामाचंद्रन प्लॉट में। तो रामाचंद्रन प्लॉट में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रोटीन्स की स्टडी करी और इसको इन्होंने अपने ग्राफ में दिखाया, बस बहुत आसान हो गया। इन्होंने बताया कि 310 जो है वो यहाँ पे पाया जा रहा है। नॉर्मल आप रामाचंद्रन ग्राफ आप देखोगे तो बड़ा डरावना सा जंगल जैसा बना होता है, नहीं मुझे कुछ एक ऐसा कुछ भी फॉरेस्ट जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना, बड़ा सिंपल वे में देखना है। तो उन्होंने बताया कि 310 हेलिक्स है यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो देख लेते हैं। अच्छा, हमने एक चीज़ और देखी थी कि -30 से +60 के बीच में कुछ पाया ही नहीं जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है वो कुछ देखने को ही नहीं मिलता है, ठीक है। -60 से +60 कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा, तो माइनस ये 310 यहाँ पे है, तो कहाँ पर होगा। इसके बाद ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। अब देखो इन क्वाड्रेंट को बोलते हैं क्या, इन क्वाड्रेंट को बोलते हैं लोअर, ये लाइन हो गई, इस लाइन के ऊपर को अपर, इस लाइन के लोअर को इस लाइन के नीचे को लोअर बोल रहा है। इस लाइन को बोलते हैं तो इधर के राइट, इधर वाले को लेफ्ट। तो अगर इस क्वाड्रेंट को बोले तो इस क्वाड्रेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, या इस क्वाड्रेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस क्वाड्रेंट को हम लोग बोलेंगे लोअर साइड पे है और लेफ्ट साइड में। इससे क्वेश्चन आता है ना कि कहाँ पे पाया जाता है, पूछ लेंगे राइट हैंडेड पाई हेलिक्स कहाँ है, तो राइट हैंडेड पाई हेलिक्स कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब कहाँ पर है, लोअर रीजन पे है और लेफ्ट साइड पे है, लोअर और लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो इसको हम लोग लोअर रीजन और लेफ्ट साइड में बोल देते हैं, और यहाँ पे दोनों वैल्यू कहाँ में रहती है, माइनस में रहती है, ठीक है। इसके डायगोनली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दोनों वैल्यू प्लस में रहेंगी। यहाँ पर अगर हम लोग आ जाए तो यहाँ पर साई जो है वो तो प्लस में है, लेकिन फाई की वैल्यू माइनस में है, तो साई प्लस और फाई माइनस। और अगर इसके डायगोनली इधर आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। आगे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो अब क्या बताना, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत आसान सी ट्रिक है, इससे क्वेश्चन को आ जाते हैं इस वाले सेक्शन से, ठीक है। इस वाले सेक्शन में या इस एरिया में प्रोटीन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। जब रोटेशन कुछ इनका साई प्लस में हो और फाई माइनस में हो तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, तो ऐसी एग्जिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एरिया हम लोगों ने देख लिया, इस एरिया में कुछ खास नहीं है। अच्छा, यहाँ पर राइट हैंडेड पाई हेलिक्स है, ठीक है, या राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है तो ये पाया जा रहा है आपका लोअर लेफ्ट में, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर राइट हैंडेड लोअर लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंडेड कहाँ हो जाएगा, अपर राइट में, जस्ट अपोजिट, ठीक है। अगर इधर राइट है, राइट इधर है तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर है तो लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। इस एरिया में ज़्यादातर एल प्रो अमीनो एसिड्स वाली प्रोटीन देखने को मिलती है। एक्चुअली में उन्होंने क्या किया है, बैक्टीरिया वगैरह का स्टडी नहीं करी प्रोटीन की, उन्होंने जनरली यूकैरियोटिक सेल्स की पाए जाने वाली प्रोटीन्स की स्टडी करी, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एल अमीनो एसिड्स देखने को मिलती हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, या उनके पेप्टाइडोग्लाइकेन वगैरह का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें डी अमीनो एसिड्स का देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बहुत सारा नॉनवेज तो खा जाते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर कोई एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया खा जाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनके पास डी अमीनो एसिड होती है, और डी अमीनो एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स नहीं होते हैं, और एंजाइम्स ना होने के कारण उनके इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और नॉनवेज खा जाते हैं कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए भैया देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि भैया अभी 21 जून को योगा दिवस था, ठीक है, और योगा दिवस पे क्या था कि सबको पीटी करनी थी। योगा बचपन में लोग उसको पीटी कहते थे, तब योगा कह रहे हैं, तो पीटी करनी थी। लेकिन एक इंसान है वो बड़ा पंचुअल है, वो योगा दिवस वाले दिन क्या किया, उसने ड्रिंक कर लिया, पी लिया, ठीक है, उसने पी लिया। तो अगर उसने पी लिया, ड्रिंक कर लिया, अल्कोहल ले लिया, लेकिन पंचुअल भी बहुत है, अब वो कार के अंदर बैठा हुआ है, अल्कोहल पिए हुए है, खड़े होकर के तो योगा हो नहीं सकता, तो वो कार के अंदर ही पीटी कर रहा है। कब कर रहा है, जब उसने पी लिया, तो बस पीने के बाद कार में पीटी, पी कार पीटी, बस याद हो गया। पी मतलब पॉलीप्रोलीन, सी मतलब कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, ए मतलब एंटी पैरेलल बीटा सीड्स, आर मतलब राइट ट्विस्टेड बीटा सीड्स, ई मतलब पैरेलल बीटा सीड्स, एंड टी मतलब टाइप 2 बीटा टर्न।
अब आपको मैं एक बात बता दूं, अभी तक के कुछ भी रटने लायक नहीं था, ये भी रटने लायक नहीं है, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बना दी है, लेकिन आप फिर भी कम से कम 5 बार ग्राफ इसको बनाएंगे और बार बार उसको लिखेंगे, याद हो जाएगा। और डेफिनेटली इससे आपको 4 नंबर कम से कम या 6 नंबर तक भी, एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, इम्यूनोलॉजी जैसी यूनिट्स पूरी यूनिट पढ़ने पर 9-10 नंबर का आता है, और ये एक छोटे से टॉपिक से 1-2-3 घंटा देने पर एक 5-6 नंबर आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया। अब मैंने देखा कि इधर क्या है, इधर राइट हैंडेड है, इधर लेफ्ट हैंडेड है। इस एरिया में केवल डी फॉर्म देखने को मिलता है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि डी फॉर्म कहाँ है, तो डी फॉर्म कहाँ पे है, लोअर साइड पे है, राइट रीजन पे है, राइट हैंड लोअर साइड। क्लियर, इस तरह से हो जाएगा। अब आपका जो भी क्वेश्चन है मोस्टली इसी से सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा एक टेबल भी और दी गई है, मैं उसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, जो बुक में दी गई हुई है, ठीक है, जो रेफरेंस बुक है वहाँ पर वो दी गई है, तो आप लोग चाहेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। अभी जब नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उसमें केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे रामाचंद्रन प्लॉट पे। ठीक है, तो आप उस टेबल को भी सामने रखिएगा और इसको भी रखिएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन इससे ही सॉल्व हो जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन में टेबल की ज़रूरत पड़ रही है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में उसकी टेबल की ज़रूरत पड़े ही ना, तो अभी उस टेबल को रटिएगा नहीं, एक बार पढ़िएगा और उस टेबल को रामाचंद्रन प्लॉट में ढूंढने की कोशिश करिएगा। उसमें साई फाई की वैल्यू दी गई हुई है, साई फाई को वैल्यू को देखिएगा वो कहाँ पर रामाचंद्रन प्लॉट में पाए जा रहे हैं। तो ये एक टेबल रेफरेंस में दी जाती है। आप लोग इस टेबल को ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद रामाचंद्रन प्लॉट को बड़ा सा पूरे पेज में रामाचंद्रन प्लॉट को बनाइएगा। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जैसे दिया गया है, ये वैल्यू रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है, बस आप एक बार प्लॉट करने की कोशिश कीजिए कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो -47 है, साई वैल्यू और फाई वैल्यू 57 है, उसको कहाँ पे पुट किया जाएगा। तो वैसे ही पेंसिल और पेन का यूज़ करके आप लोग डॉटेड लाइन के थ्रू एक बार बनाने की कोशिश करिएगा। इन वैल्यू को भी कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। जो स्पेसिफिक वैल्यू है जैसे कि दिया गया है एक्सटेंडेड चेन, तो एक्सटेंडेड चेन कहाँ पे पाई जाती है, हाँ वो उस प्लॉट में जो वैल्यू दी गई है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो मैंने प्लॉट दे रखा है, इस प्लॉट में जो वैल्यू दी गई हुई है, ये देखिए ऐसे, इस प्लॉट में जो वैल्यू दी गई है इनको अच्छे से बनाइएगा, बार बार 3 से 4 से 5 बार, जितनी बार आप बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा। अब ये वीडियो लगभग 52 मिनट की जा रही, मुझे शुरू में लगा था कि 25 to 30 मिनट ही रहेगी। तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखने की कोशिश करिएगा। 2 से 3 बार में टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अगर ये आपका 2 घंटे भी कंज्यूम कर रहा है टॉपिक, फिर भी ये जान लीजिए कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो अगर 2 घंटे में आपका 6 नंबर का टॉपिक क्लियर हो रहा है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और क्वेश्चन कुछ भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्लास में उम्मीद है कल से परसों तक के मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। बहुत ही टाइम लगता है उसमें, क्वेश्चंस को भी ढूंढना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के, और सिर्फ क्वेश्चंस मैं वही लाऊंगा जो पूछे गए हुए हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कुछ भी नहीं रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ढूंढने में बहुत सारा टाइम, बहुत सारी मेहनत लगेगी। तो तब तक के लिए 2 दिन के लिए, या हो सकता है कल ही मैं अपलोड कर दूं, तब तक आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ ठीक ठाक लग रहा है आपको, तो प्लीज़ इसको खूब सारा शेयर करिए, लोगों तक बताइए, और दूसरों को भी बताइए कि कोई ऐसा बंदा भी है जो कुछ अलग तरीके से बता रहा है। शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। समझ में आ रही है वीडियो तो लाइक करिए, डिसलाइक का भी एक बटन होता है वो भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई क्रिटिक्स है तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर करिए। क्रिटिक्स ऑलवेज एक्सेप्टेबल। यहाँ पे हम लोग की क्रिटिक्स, हम खुद चाह रहे हैं कि कोई क्रिटिक्स हो तो तुरंत आप बताएं कि हाँ सर ये दिक्कत आई, आपने ये गलत बता दिया। कोई बात नहीं है, सिर्फ एक क्लास नहीं है, डिस्कशन क्लास है, तो आप लोग भी बता सकते हो। थैंक यू, टेक केयर।